Hello my dear students, how are you? Hope just you are utilizing your time even in this pandemic situation, that is lockdown period. Okay, क्या है कि we are from Medoc Edusar Patna and I am Rajesh Kumar, a physics faculty of Medoc Patna. Okay, क्या है कि हम लोग एक कॉमन प्लेटफॉर्म यानी सिंगल प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप पूरी स्टडी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो एक साथ आप अच्छे ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जब तक ये गवर्नमेंट जो है लॉकडाउन लगाए रखी है तब तक हम लोग जो है यूट्यूब पे ही आया करेंगे। ठीक है, तो हमेशा 2-3 वीडियो के बाद लाइव ही आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे ताकि आप भी मेरे से कुछ पूछ सको, मैं भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूँ, है ना। तो 2-3 वीडियो जो है ऑफलाइन जाएगा जिसको आप जो है देखोगे, स्टडी करोगे बढ़िया से, और फिर उसके बाद क्या है कि हम लोग जो है फिर से आपके साथ लाइव आएंगे इंटरेक्शन करने के लिए। ठीक है, ये सारे फैकल्टी के साथ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये वीडियो जो है हम लोग 11th क्लास के लिए जो फ्रेश जो अभी जस्ट 10 पास करके आए हैं, है ना, 11th में, और वो अपना स्ट्रीम चूज़ करेंगे साइंस में, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, है ना, उनके लिए बनाया जा रहा है। तो फाइनली हम लोग एक साथ मैं ये बोल सकता हूँ कि मोस्ट वेलकम है आपको मेडॉक एडुसर प्लेटफॉर्म पे, यानी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वेयर यू कैन गेट ईच एंड एवरी थिंग्स, है ना, यूजफुल फॉर योर स्टडी टू लिव योर ड्रीम हैप्पी। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए हम जो है कि जैसा बताया कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स ही शुरू करने वाला हूँ आज आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ें। तो मैं पहले ये बताता हूँ कि हम लोग कैसे फिजिक्स को आगे चलेंगे, यानी फिजिक्स को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो हम जब बात करेंगे फिजिक्स की, उसमें भी किसके लिए? क्लास 11 के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो हमारा जो रोड मैप होगा, जो शेड्यूल होगा पूरा फिजिक्स का, वो इस तरीके से होगा कि हम लोग जो है सबसे पहले मतलब कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि आप लोग जानते हो कि फिजिक्स जो है फिजिक्स में लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, तो उसमें से कुछ पोर्शन आप लोग ऑलरेडी 10 क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ सिंपल एलजेब्रा, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आप पढ़ चुके हो। ठीक है, लेकिन इन क्लास 11 बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि एलजेब्रा के कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज यूज होंगे, है ना। उसके बाद आप बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस फॉर्मूले यूज होंगे, है ना, जैसे कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले यूज होंगे, सब मल्टीपल के होंगे जो आप लोग क्लास 10 में नहीं पढ़े हो, है ना। तो ये सब होगा। तो उसके बाद हम लोग जो है फिर एक नया टर्म होता है डिफ्रेंसिएशन, फिर होता है इंटीग्रेशन, है ना, ये सब जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो पहला जो मेरा लेक्चर होगा, है ना, यानी कि पहला जो चैप्टर होगा जिसमें कुछ फिजिक्स भी होगा और फिर कुछ मैथमेटिक्स भी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स में क्या होगा भाई। तो फिजिक्स में जो इन्वॉल्व होगा वो होगा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स में क्या इन्वॉल्व होगा भाई? तो मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व होगा ट्रिग्नोमेट्री, समझ में आ रहा है बात, एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में ही हमारा जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, और एक होता है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये आपका एक्स में इन्वॉल्व होगा। उसके बाद हम लोग जो है कुछ हम लोग बेसिक पढ़ने वाले हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं, फिर कुछ लॉगरिथमिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो मतलब कहने का कि ये सब कुछ बेसिक हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, किसमें? फिजिक्स में। ठीक है ना, और किसके चैप्टर के साथ पढ़ेंगे? वेक्टर के ही साथ पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मतलब कि वेक्टर और ये मैथमेटिक्स दोनों एक साथ चलेगा कितना भाई? 10 से 12 लेक्चर तक। ठीक है ना, और जब ये मेरा कंप्लीट होगा तब फिर हम आगे आकर के आपको फिजिक्स में बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखें ये मेरा जो वेक्टर है और ये जो मेरा मैथमेटिक्स है, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पूरा फिजिक्स का फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। फाउंडेशन क्रिएट करने का मतलब मैं बोल रहा हूँ दोस्त कि कोई भी अगर बिल्डिंग आप बनाएंगे तो उसका जो रूट होना चाहिए, जो फाउंडेशन होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
तो अगर ये आप दोनों यानी कि वेक्टर स्केलर्स और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा यानी मैथमेटिक्स की बात हम करें ना, यानी कि फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स है, अगर इसको आप अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो 11 और 12 और उसके बाद जेई और नीट जो होगा, आपका समझना, क्वेश्चन बनाने का तरीका, आपका अंडरस्टैंडिंग एक अलग लेवल का होगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली ये हम पूरा डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे, है ना, मैं बात कर रहा हूँ सिंपल सा मैं पढ़ाऊँगा आपको इजी वे में। ठीक है ना, तो अभी जो है हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल सा, अगर बात करें तो फिजिक्स से रिलेटेड यूज करेंगे, है ना, बाद में हम लोग पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं बताओ मेरे को, हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहला यही चीज़ शुरू करने वाले हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। क्या शुरू करने वाले हैं, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो हेडिंग हम लोग क्या डाल देंगे भाई, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट वेक्टर या डायरेक्ट स्केलर का डेफिनेशन से शुरुआत नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमें ये जानना पड़ेगा पहले कि वेक्टर और स्केलर में समानता क्या है, यानी कि क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है, समझ में आया बात को। तो उसको हम लोग डील करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, समझ में आ रहा है बात को। आपको जानना पड़ेगा कि भाई फिजिक्स के अंदर, यानी कि हम फिजिक्स का डेफिनेशन तुम्हें नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि बहुत पढ़े हुए है ना, तो फिजिक्स का डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और जिस क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए, दैट क्वांटिटी इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, और मुझे इसको डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बताओ मेरे को। तो अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करना हो तो बहुत आसान है ना, यानी कि द क्वांटिटी या क्वांटिटीज, है ना, विच कैन बी मेजर्ड। ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है ना, विच कैन बी मेजर्ड, क्लियर है। और उसके बाद क्या हो रहा है, क्या कि एंड विथ द हेल्प ऑफ विच, with the help of which we can express क्या, the physical और natural phenomena। ठीक है, किसमें भाई, in mathematical form। for mathematical form, for detailed analysis। समझना बात को, ये है ना, ये जो मैं लिखा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि ये क्या मैं लिखा हूँ। मतलब कहने का है कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, माप सकते हो। ठीक है ना, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इस नेचर में, यानी कि विथ द हेल्प ऑफ विच, यानी जिसके सहायता से वी कैन एक्सप्रेस, किसको भाई, तो फिजिकल या नेचुरल फेनोमेनाज को। कौन कौन से फेनोमेना हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई दौड़ रहा है ना, कोई कुछ वर्क कर रहा है, फैन चल रहा है, समझना रहे बात को, डे नाइट हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब जो नेचुरल फेनोमेनाज हैं, इसका एनालिसिस करने के लिए, कैसा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस करने के लिए हमें एक इक्वेशन की ज़रूरत होगी, एक मैथमेटिक्स के फॉर्म के लिखने की ज़रूरत होगी। और मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखने के लिए जिस वेरिएबल का या जिस क्वांटिटी का यूज करेंगे, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ रही बात को। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि सपोज करो यार कि एक फिजिकल क्वांटिटी मैं लेता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी,
तो इसको कैसे डिनोट करोगे, डिनोट कैसे करोगे, डिनोट कैसे करोगे, डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे उसको, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एन और यू से। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसको इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे भाई, एन का मतलब क्या होता है, नंबर, या इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, या बोलते हैं वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो, नंबर है या मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यूनिट, है ना, यूनिट। समझ में आए बात को। अब इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, कि सर आप फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या बोल रहे हो, कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड विथ द हेल्प ऑफ विच, यानी जिसके सहायता से हम फिजिक्स के किसी भी प्रोसेस को या किसी भी फेनोमेनाज को, है ना, हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के रूप में लिख सकते हैं, ताकि उसका हम डिटेल फॉर्म में स्टडी कर सकें। है ना आसान, बहुत आसान है ना। तो भाई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे लिखना हो तो हम एन और यू से लिख सकते हैं, जहाँ पे एन का मतलब होता है नंबर या मैग्नीट्यूड या वैल्यू, और यू का मतलब होता है यूनिट, है ना। अब इसका मैं मीनिंग तुम लोगों को आसानी से समझाता हूँ, बहुत आसान भाषा में, ठीक है ना। तो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे दोस्त अगर मैं तुमको लिखूं, समझना ध्यान से, है ना, अगर मैं आपको बोलूं सर ये एन यू का मतलब, जैसे एग्जांपल्स के तौर पे समझना, कि अगर मैं तुमको लिखूं कोई नंबर, ऐसे लिखो, है ना, लिख दिया 5। अब ये क्या है भाई, बताओ मेरे को, 5 लिख दिया, क्या है ये, बोले सर ये तो ये दिस इज नथिंग बट अ नंबर है। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अब जो मैं लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं 5 और यहां लगा दिया kg, देखिए यहां से नंबर प्लस यूनिट, अब इसका मीनिंग है ये है नो सेंस, नो मीनिंग। ये हमारा मीनिंग है क्या भाई, ये क्या है, 5 मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, केजी यूनिट है। इसे क्या पता चल गया, ये कौन सी क्वांटिटी है भाई, तो ये किसी न किसी का मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं लिख दिया 5 और यहाँ लगा दिया मीटर, समझ में आया आपको, तो ये क्या है, फिर से बताओ, मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, यूनिट है। अगर मैं 5 मीटर लिख दिया तो आप बोल दोगे सर अच्छा ये क्या है, किसी न किसी चीज़ का क्या हो सकता है, ये लेंथ हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं लिख दूँ 3 और न्यूटन लिख दिया, है ना, तो अब ये क्या पता चल गया इससे, कि भाई ये जो क्वांटिटी है, ये इस क्वांटिटी का क्या नाम हो सकता है, फोर्स नाम हो सकता है। अगर मैं लिख दूँ 4 मीटर पर सेकेंड, समझना ध्यान से, तो ये 4 सिर्फ लिखता अगर जो, तो उसका मीनिंग कुछ नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही इसमें हम एक यूनिट जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, मीटर पर सेकेंड, तो तुम बोल दोगे सर ये जो क्वांटिटी अब बन गया, अब क्या बन गया, ये क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी नहीं, मतलब क्या कि भाई अब ये जो है क्या चीज़ है, ये या तो वेलोसिटी हो सकता है या फिर स्पीड हो सकता है। तो आप समझ में आया इसका मीनिंग, कि जब नंबर और यूनिट दोनों एक साथ मिल जाएगा तो मेरा फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। और इसी फिजिकल क्वांटिटी से हम मैथमेटिक्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मुझे कोई भी एक प्रोसेस को डिफाइन करना है, तो मुझे एक, जैसे मान लो किसी के मोशन को बताना है ना, तो मैं बोलूँगा एक आदमी जो है दौड़ रहा है, ऐसा बोलेंगे ना। लेकिन अगर कोई बोले कि हाँ दौड़ रहा है, लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो इस तरह से है, v बराबर u प्लस at, ये क्या है, वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, पढ़े हो ना तुम लोग 9th क्लास में। ये भी क्या है, वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी है। ये क्या है बताओ, एक्सेलरेशन है। ये क्या है, मेरे को टाइम है। तो मतलब क्या है कि हमने एक मैथमेटिक्स के रूप में इक्वेशन लिखा, क्या लिखा, v = u प्लस at लिखा। लेकिन इसमें कौन कौन सा क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ, कैसा क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ, बताइए जरा सा मेरे को आप।
तो सर इसमें फाइनल वेलोसिटी हो रहा है यूज, इनिशियल वेलोसिटी यूज हो रहा है, एक्सेलरेशन यूज हो रहा है, टाइम हो रहा है, और ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोशन क्या था, मोशन जो था वो मेरा फिजिकल फेनोमेना था, है ना, नेचुरल फेनोमेना था, है ना। और उस मोशन का रूप कैसा होगा, उस मोशन का स्टडी कैसे करेंगे, तो उसका स्टडी करने के लिए हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और उस मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कैसे लिखोगे, तो लिखने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो कि कोई आदमी कुछ वर्क कर रहा है ना भाई, कोई आदमी कुछ वर्क किया, क्या काम किया भाई, कुछ काम किया। अब उस काम को कैसे लिख सकते हो, तो वर्क को लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिखोगे नहीं लिखोगे, ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ये भी डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। मान लो किसी का एनर्जी मुझे लिखना है, काइनेटिक एनर्जी को हम एक्सप्रेस करना है, किसी का एनर्जी ताकत को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो भाई किसी का एनर्जी लिखने के लिए मुझे मास चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए, किसी का वर्क कितना किया पता करने के लिए मुझे फोर्स चाहिए, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। मतलब कि फिजिक्स में जो भी फेनोमेना हो रहा है, उस फेनोमेना को अगर अच्छे ढंग से समझने के लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन में लिखना हो, तो उस एक्सप्रेशन में यानी इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया बात। तो ये जो है ओवरऑल एक आइडिया था बेसिक फॉर्म में, किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया है तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हम लोग जो है ये चैप्टर शुरू करने लायक हो गए हैं, है ना। तो भाई शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या कि दोस्त अब मेरे को अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको जो है हम लोग तीन तरीके से यानी कि 3 टाइप से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो पहला जो टाइप है उसको हम लोग वेक्टर्स बोल सकते हैं, या मैं एक काम करता हूँ स्केलर से शुरू करता हूँ, स्केलर्स बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, दूसरा में वेक्टर्स बोल सकते हैं। और थर्ड इसका क्लासिफिकेशंस भी कर सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, टेंसर्स भी बोल सकते हैं। समझ में आया बात। यानी कि अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर्स, स्केलर्स हो सकता है, वेक्टर्स हो सकता है और टेंसर्स हो सकता है ना। अब जब हम स्केलर्स की बात करेंगे तो क्या क्या होगा, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, यानी इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। इसके पास अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है ना। किसमें, वेक्टर में, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ओके, और नेक्स्ट कौन सी है, टेंसर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा कि इट ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो अब तुमको जो है कंफ्यूजन हो जाएगा, शुरू हो जाएगा ना बच्चे। क्यों हो जाएगा कंफ्यूजन, कि सर ये तो ठीक है, मुझे पता चल गया कि स्केलर जो क्वांटिटी होता है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सर जो वेक्टर जो क्वांटिटी है ना, तो सर वेक्टर जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन ये क्या सर, टेंसर में भी तो हमारा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, तो फिर हम इन दोनों में कैसे क्लासिफाई करेंगे कि कौन सा क्वांटिटी वेक्टर है और कौन सा क्वांटिटी स्केलर है ना, सॉरी टेंसर्स है। क्यों, क्योंकि वेक्टर में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा और टेंसर में भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगा, है ना। तो इन दोनों में क्लासिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आप लोगों को, है ना। लेकिन घबराना नहीं है,
उसका भी सॉल्यूशन है और इजी सॉल्यूशन है, बहुत ही आसान है। तो एक और हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं इसका, एक पॉइंट और ऐड करते हैं। क्या भाई? तो ये जो स्केलर है बाबू, इट फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, यानी स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन होगा वो एडिशन जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो सिंपल एल्जेब्रा की तरह ही होगा। समझ में आए बात को? लेकिन अगर वो वेक्टर अगर है, समझ में आए बात को? अगर वेक्टर है तो इट फॉलोज क्या? स्पेशल एडिशन, क्या? नोन एज, इसका नाम है क्या? वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। मतलब क्या कि जो वेक्टर जो क्वांटिटी होगा वो एक स्पेशल एडिशन को फॉलो करेगा, यानी कि जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो स्पेशल एडिशन को फॉलो करेगा, स्पेशल एडिशन को फॉलो करेगा और उस एडिशन का नाम होगा वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो जो आप लोग नहीं पढ़े हुए ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या वेक्टर एडिशन आप लोग नहीं पढ़े हुए ना, लेकिन सिंपल अलजेब्रा वाला एडिशन आप लोग पढ़े हो बचपन से, ठीक है ना? तो ये है। अब बात उठती है कि टेंसर वाले में क्या लिखेंगे? तो टेंसर में क्या होगा? इट ऑल्सो फॉलोज सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन। समझ में आया बात कि नहीं? हाँ, अब हमारा काम बन गया। क्या बन गया? कि मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, लेकिन ये वेक्टर वाला कौन सा लॉ को फॉलो करेगा? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करेगा या वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा। और टेंसर जो होगा वो कैसा लॉ को फॉलो करेगा? वो जो है आपका अलजेब्रा वाला लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना? तो स्केलर और टेंसर, समझ में आ रहा है बात को? कौन कौन सा? स्केलर और टेंसर दोनों कैसा फॉलो करता है? सिंपल अलजेब्रा है, ये सिंपल अलजेब्रा है। लेकिन वेक्टर क्या है हमारा? वेक्टर एडिशन है ना, ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन है, ठीक है ना? ये आपको समझना है ना? अब मैं यहाँ पे एग्जांपल्स भी कुछ दे देता हूँ, है ना? तो अगर मैं इसका एग्जांपल्स लिखूँ, किसका भाई? स्केलर का, तो बहुत सारा एग्जांपल्स है। क्या है भाई? तो स्पीड हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, पावर हो सकता है, ये सब है, ठीक है ना? अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है भाई? तो इसमें वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है ना? मोमेंटम हो सकता है, बहुत सारा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मतलब कि बहुत सारा है, हम लोग ETC लगा देते हैं ना। अब ये टेंसर का क्या एग्जांपल्स हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। नहीं, अगर मुझे टेंसर का कोई एग्जांपल्स पूछे जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं हो, तो उसका एग्जांपल्स क्या हो सकता है? तो उसका एग्जांपल्स है दोस्त करेंट। जी हाँ, करंट में डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है ना? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? और क्या हो सकता है? तो स्ट्रेस। अब स्ट्रेस का अभी अब आप लोग समझ लो कि हम लोग प्रेशर मान लेंगे, है ना? स्ट्रेस का मतलब क्या? प्रेशर, ठीक है ना? तो ये क्या है आपका? टेंसर क्वांटिटी में होता है। लेकिन ध्यान रहे, फिर से बात सुनो कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन जुड़ता कैसे है भाई? तो सिंपल अलजेब्रा की तरह, है ना? तो इन जनरल ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? स्केलर ही रहेगी, है ना? तो टेंसर और स्केलर एक ही बात है, ठीक है? लेकिन जब कोई तुमसे डिटेल्स में जानना चाहे, अगर तुमसे कोई पूछे कि करेंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, तब तुमको क्या जवाब देना है? तब तुम जवाब दोगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ये बताओ कि करेंट जो है
स्केलर है, वेक्टर है या कुछ और है, इसका मतलब वो तुमसे एक्स्ट्रा जानना चाह रहा है। और जब ऐसी बात हो तो आप लोग क्या बोलोगे उसको कि सर वो जो है टेंसर क्वांटिटी है, मतलब कि डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ट्रीट हो रहा है स्केलर के जैसा। समझ में आया बात को? तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो अब हम लोग जो है आराम से स्केलर, वेक्टर्स और टेंसर का डेफिनेशन बढ़िया से सीख गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी डेफिनेशन में अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेशन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन फिर भी अभी और कुछ इसमें जानना ज़रूरी है क्या भाई? तो हमें ये देखना होगा कि भाई ये जो एडिशन है ये दोनों का मीनिंग क्या है। कौन कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन, ठीक है। तो उसको समझते हैं। थोड़ा सा यार क्या है ना कि आज का लेक्चर एकदम सिंपल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आज के लेक्चर को बिल्कुल बेसिक यानी कि होता है ना कॉमन सेंस डेवलप करना, अपना पूर्व ज्ञान थोड़ा सा है ना, तो उसको थोड़ा सा डेवलप करने के लिए ज़रूरी हो जाता है पहला लेक्चर देखना, है ना। और न्यूमेरिकल्स की बात या कुछ कॉन्सेप्ट की बात है ना, तो उसके में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसका डिटेल्स हम लोग जो है अगले वीडियो से अच्छा रहेगा। आज जो है तुम्हारा सिर्फ बेसिक डेफिनेशन, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात होगी, है ना, जहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, जो ऑलरेडी आप लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी आपको 9 के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा। तो हम लोग जो है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन पे। हालांकि मैं ये वेक्टर एडिशन अभी आपको पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक है ना, ये टॉपिक है, एक टॉपिक इसको हम पढ़ेंगे आगे, है ना, डिटेल्स में। इसमें 4 मेथड्स है, एनालिटिकल है, फिर ग्राफिकल है, फिर ग्राफिकल में हेड टेल मेथड है, ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है, पॉलीगन लॉ है। तो इसका ये बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम सिर्फ थोड़ा सा झलक समझाएंगे कि कैसे दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर समझो पहले बात को। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि देख भाई यहाँ पे क्या है 3 kg है और 4 kg है, तो कितना आएगा जोड़ने के बाद? 7 kg आएगा कि नहीं आएगा? अगर 4 kg है और प्लस 3 kg है तो कितना आएगा? फिर से 7 kg आएगा। अगर 5 मीटर है माइनस 3 मीटर है तो कितना आएगा? 2 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? ये जो है ये सिंपल। अगर मान लो कि 6 एम्पियर है माइनस 2 एम्पियर, कितना एम्पियर आएगा? 4 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? ये जो एडिशन है ये सब्सट्रैक्शन भी एडिशन ही होता है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज सिंपल स्केलर एडिशन, ठीक है। अब वेक्टर की बात करते हैं। तो वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको कि मान लो रे बाबू कि एक ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाए हम 5 न्यूटन, है ना, और एक और बंदा इधर की तरफ फोर्स लगाया 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना लगा इस पे बताओ मेरे को? तो सर दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है ना। तो ऐड करेंगे क्या? 5 न्यूटन और प्लस 2 न्यूटन बराबर कितना आएगा? 7 न्यूटन। समझना बात को ध्यान से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये जो है कोई ऑब्जेक्ट है जी, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन का, अब क्या होगा जी? तो देखो ध्यान से, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि ये डायरेक्शन इधर की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, है ना। तो अब नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स एफ नेट कितना होगा भाई? तो ये प्लस में 5 होगा तो 5 न्यूटन प्लस में होगा, और ये माइनस में 3 होगा तो माइनस 3 न्यूटन होगा। तो कितना होगा मेरे को बताओ? 2 न्यूटन हुआ। और आगे चलते हैं। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और अगर ये कोई भी इस पर एक फोर्स लगा तो इधर की तरफ 5 न्यूटन, इधर की तरफ लगा तो नीचे से ऊपर की तरफ 3 न्यूटन। और अब तुमसे कोई पूछे कि बताओ अब एफ नेट कितना होगा, तो इस पर जो नेट फोर्स लिखोगे वो कैसे करोगे? तो अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है ना। तो इसका स्पेशल तरह से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? ऐसा, है ना। क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, अब बगल में न्यूटन, है ना। तो कितना आएगा? अंडर रूट में 25 और प्लस 9, है ना, यानी कि रूट अंडर 34 न्यूटन। समझ में आ रहा है बात? तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तुम तो देख रहे हो ना, ये डायरेक्शन, जैसे जैसे डायरेक्शन बदल रहा है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में था,
ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में था। समझ में आ रही बात को? अगर ये क्या था, एक इधर था एक इधर था, समझ में आ रही बात? तो क्या होगा भाई, हर जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जोड़ने का तरीका क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है कि नहीं बदल जा रहा है? तो यही जो तरीका है, इसी स्पेशल एडिशन का नाम है वेक्टर एडिशन। समझ में आया बात? अच्छा, अब एक करंट वाला भी थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं, है ना, उसको भी जोड़ करके। अब देखो, समझना है दोस्त, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब ये कि अगर मैं तुमको बोलूँ इसी में और आगे, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लूँ ये, ठीक है, और मैं बोलूँ कि इधर लग रहा है 6 न्यूटन और एक इधर लगा रहा है 3 न्यूटन और ये एंगल है कुछ 30 डिग्री, आप दोनों को जोड़ दो। तो अब कैसे जोड़ोगे? तो इसका जोड़ने का तरीका है कैसे भाई? तो अंडर रूट पहले इसका तो 6 का स्क्वायर प्लस फिर इसका तो 3 का स्क्वायर और फिर प्लस 2 फिर इंटू एगो इसका वैल्यू 6 फिर इसका वैल्यू तो कितना 3 और फिर इंटू इन दोनों के बीच का कितना 30 है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग? cos 30। अब ये कहाँ से आया? ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? वेक्टर एडिशन का, जो कहाँ पढ़ने वाले हैं? आगे। लेकिन ये स्पेशल है इसलिए, तो अब इसका वैल्यू कितना आएगा जोड़ने का तरीका से? 36 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 18 इंटू √3 और बाय 2, ये हो गया, है ना। कितना आ गया? 45 और प्लस 18 √3, है ना। फिर अब जोड़ के इसको देख सलो कितना न्यूटन आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे डायरेक्शन, यहाँ पे देखो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, यहाँ पे दोनों पैरेलल है तो 0 डिग्री था, दोनों ये देखो अपोजिट है दोनों, एंटी पैरेलल इसको बोलते हैं, तो 180 डिग्री था यहाँ पे कितना था? 30 डिग्री था। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा, जैसे जैसे डायरेक्शन बदलेगा, तो फॉर्मूला क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। तो दिस इज नोन एज वेक्टर एडिशन, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ तुमको ये बता रहा था कि वेक्टर और स्केलर में क्या बेसिक डिफरेंस है, जो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं करंट का थोड़ा सा, है ना। करंट को भी देखते हैं कि करंट में तो डायरेक्शन है और करंट में मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन उसको हम स्केलर ग्रुप में कैसे जोड़ रहे हैं, है ना। तो उसकी हम बात कैसे करें? अभी बोला था ना कि करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी जोड़ते कैसे हैं? स्केलर के जैसा। जैसे देखो, मान लो एक यहाँ से तार आया, इस तार में कुछ करंट आया, कितना एम्पियर आया? 5 एम्पियर। अब यहाँ से एक तार इधर चला गया और एक तार इधर चला गया। अगर इस तार में 2 एम्पियर का करंट गया है और इधर से अगर 5 एम्पियर आया है और इधर अगर 2 चला गया, तो इधर कितना जाएगा? तो 5 और -2 बराबर कितना? 3 एम्पियर जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आया बात? और मान लो ये दोनों के बीच का एंगल कुछ डिग्री दिया हुआ है, कितना है? 60 डिग्री है। अब इसी को हम आगे देखते हैं, ये कितना आया? 5 एम्पियर आया। अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये इधर की तरफ चला गया 2 एम्पियर और अब इधर की तरफ हम तार जोड़ दिए हैं, तार अब ऐसा नहीं है, तार ऐसे है, और अब ये एंगल को मैं ले लेता हूँ 120 डिग्री। फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें कितना करंट जाएगा, तो बोलेगा बहुत आसान है सर, इधर से 5 आया, इधर 2 चला गया, तो इधर कितना बचेगा? तो फिर से 5 - 2 बराबर कितना? 3 एम्पियर। समझ में आया बात? तो देख, डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन है कि नहीं है? डायरेक्शन है कि नहीं है? है, लेकिन ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, फिर भी इसके निकालने में कोई फर्क आया? नहीं आया ना। यानी दोनों को किस फॉर्मूला से निकाला? सिंपल अलजेब्रा की तरह निकाला कि नहीं निकाला? तो मेरा कहने का मतलब यही हुआ दोस्त कि डायरेक्शन होते हुए भी ट्रीट कैसे कर रहे हैं हम लोग? एज ए स्केलर ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं, है ना। तो इसीलिए वेक्टर और स्केलर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, और टेंसर का मतलब भी स्केलर ही होता है, लेकिन उसमें यही अंतर है कि स्केलर में जहाँ सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन टेंसर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब तक कोई तुमसे ये ना पूछे कि टेंसर बताओ, तब तक तुम्हें नहीं बताना है। तब तक सिर्फ यही बताना है कि फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह का होता है, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। अगर कोई तुमको डिटेल में पूछना चाह रहा है, तभी उसको जवाब दो, क्या चीज़ का? कि भाई ये स्केलर भी होता है और ये वेक्टर भी होता है, ठीक है ना। चलिए, आसान है, समझ में आ रहा है बात को? तो हम लोग आगे और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ेंगे भाई।
बहुत बहुत आसान है ये, है ना। बस मेरे दोस्त यही रहेगा आप लोगों को, है ना, कि आप लोग एकदम आराम से जो है ना कंटिन्यू रहना, है ना। कंटिन्यू रहोगे तो बहुत मज़ेदार आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप डिसकंटिन्यू हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत मतलब कि अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, है ना। टैलेंट तभी काम आता है जब आप किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। तो डेफिनेशन हम लोग जान गए हैं, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो वेक्टर का सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन, सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ही लिख देते हैं ना, या रिप्रेजेंटेशन ही है ना। तो इसका सिंबल और रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वेक्टर जो है हमारा, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो हेड, ये एरो से, ठीक है। अब इसके इस एरो के दो एंड होंगे, इस एंड को ए बोल दो, इस एंड को बी बोल दो। इस एंड को बोलते हैं हम लोग टेल और इस एंड को बोलते हैं हम लोग हेड, ठीक है। टेल का मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट और ये इसका मतलब टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, यानी कि इधर टूवर्ड्स होगा, ठीक है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब उसका कितना वैल्यू है। तो अगर किसी का वैल्यू लिखना हो तो हम लोग लेंथ से डिनोट करते हैं, समझ में आया बात। तो यही मेरा जो है मतलब कि वेक्टर का सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल की। तो सिंबल क्या है, तो वेक्टर जो है आपका इज रिटेन एज लेटर विथ एरो ओवर इट, यानी कोई लेटर ले लो और लेटर के ऊपर लगा दो एरो। कोई स्मॉल लेटर भी ले लो, कैपिटल लेटर भी ले लो, स्मॉल लेटर भी ले लो, कैपिटल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे वेक्टर ए, इसको बोलेंगे वेक्टर ए, इसको बोलेंगे वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर बी, है ना। या फिर ऐसे लिख सकते हो बोल्ड लेटर से, बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर का मतलब कि गाढ़ा वाला, है ना, ऐसा। ये भी वेक्टर है, या स्मॉल से भी, ऐसा। कैपिटल स्मॉल कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये बोल्ड है, ये भी क्या है, वेक्टर है। लेकिन हम लोग यूज कौन सा करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो सबसे बेस्ट है ना वेक्टर का लिखने का तरीका, सिंबल, है ना। तो बहुत आसान है ये, है ना। इसका लेंथ क्या चीज़ बताता है, तो लेंथ बताता है क्या चीज़ भाई, लेंथ बताता है मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एरो से, ओके। अच्छा, लिखते कैसे हैं क्वेश्चन में, तो लेटर और उसके ऊपर एरो, है ना। ये सब जो है छोटा छोटा जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए, ओके। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा लोग, अब जो है हम लोग यानी कल क्या पढ़ने वाले हैं, टुमारो का मैं बता रहा हूं क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म, किसमें, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, ठीक है। यही हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है। डायरेक्शन किसमें, इन मैथमेटिकल फॉर्म। आज हम लोग क्या सीखे कि भाई डायरेक्शन का मतलब एरो का मतलब समझ में आ गया तुम लोग को। अच्छा, सिंबल का मतलब लेटर ऊपर हेड। लेकिन अब रिप्रेजेंट हम लोग मैथमेटिक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, तो मैथमेटिक्स में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं और मैथमेटिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, ठीक है ना। यही मेरा 2 टॉपिक रहेगा, कहाँ के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए रहेगा, ठीक है ना। तब तक मेरे बच्चे क्या करना है तुम लोगों को, जल्दी से जल्दी जब ये आपको पता चले अपने फ्रेंड सर्कल में पूरा इसको फैलाओ,
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ो और एकदम से पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दो बढ़िया से, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको पूरा बढ़िया अच्छे ढंग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, है ना, पूरा सिस्टमेटिक एकदम छोटा छोटा चीज़ से लेकर के बड़ा बड़ा चीज़ तक, है ना, जिससे आपका आईआईटी का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन, है ना, सब कुछ क्लियर होगा। और हर एक 2 दिन 3 दिन के बाद हम लोग लाइव आएंगे, जहाँ पे आपके साथ में लाइव मिलूंगा, आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, अपना डाउट क्लियर करोगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा कंप्लीटली, मैं यही बोल सकता हूँ। और सब बेस्ट टीचर हैं और सब फ्रेंडली हैं, है ना, और सब अच्छे हैं। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चैनल पे आइए, जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए, है ना। तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, है ना, थैंक यू वेरी मच।